मुझे तो पता ही नहीं था कि सिविल सेवा क्या होता है, आईएएस, आईपीएस क्या होते हैं। मैं एक डॉक्टर बन गया उस परिवार से होकर, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे पास, वो थी कि इंग्लिश, मेरी तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। मुझे ये सिविल सर्विसेज़ के फ़ील्ड में आना भी चाहिए या नहीं? इतना कम सिलेक्शन रेट है, 0.2%, 0.1%। जीएस काफ़ी अच्छे तैयार थे। बट मेरा ऑप्शनल पेपर एकदम ही तैयार नहीं था। तो क्या करूँ? इसको एकदम ही छोड़ दूँ या 2, 4, 6 घंटे 4 दिन है उसमें भी अपना दम लगा लूँ? हेलो एंड नमस्कार, आई एम डॉक्टर प्रेम और मैंने इस वर्ष सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 130 प्राप्त किया हूँ और मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी पिछले साल के सिविल सर्विसेज परीक्षा में 2022 में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का अधिकारी हूँ और मुझे लगा कि एक बार और मुझे अपने एग्ज़ाम को देना चाहिए, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए और फिर से मैंने इस अटेम्प्ट को ट्राई किया और थैंकफुली बहुत लोगों की दया से, मेरी मेहनत की वजह से मैंने इस मुकाम को प्राप्त किया। मैं अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बिहार राज्य के औरंगाबाद ज़िला से बिलॉन्ग करता हूँ। वहाँ पर मेरी पूरी फैमिली अभी भी है। मेरी जो भी पढ़ाई हुई, शिक्षा-दीक्षा हुई, कक्षा 10वीं तक, क्लास 10 तक एंड फर्दर क्लास 12 तक सारी पढ़ाई मेरी वहीं से हुई। उसके बाद साथ-साथ कुछ टीचर मिले, हालाँकि वो गाँव का पूरा माहौल था। वहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसे भी कुछ शिक्षक मिलेंगे जो मुझे बायोलॉजी का एक अच्छा ज्ञान देंगे। उन्होंने मुझे बायोलॉजी पढ़ाया और जिसकी वजह से मैंने फिर मेडिकल क्वालीफ़ाई करने में सक्सेसफुल रहा। जब मैं मेडिकल क्वालीफ़ाई किया, मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में मुझे एडमिशन मिला। जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेडिकल में तो काफ़ी दिक्कतें थी चूँकि परिवार मेनली कृषि पर निर्भर थे। मेरे माता-पिता दोनों खेती में व्यस्त थे। काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं था घर पे। तो कहीं न कहीं मुझे अपने पढ़ाई को चालू रखने के लिए मुझे खुद से अर्निंग करना था। तो मैंने भागलपुर में ही एक 11th-12th की कोचिंग थी, वहाँ पर कोचिंग को जॉइन किया, तो मैं दिन में अपना कॉलेज करता था और जैसे ही कॉलेज से फ्री होता था शाम के 3-4 बजे मैं वहाँ जाकर पढ़ाया करता था। तो इसी बीच में मेरी एक शिक्षक से भेंट हुई और उसने बताया कि अगर आप अपने आप को इतना मजबूत समझते हो कि जैसे आपने इतनी कम उम्र में मेडिकल निकाला, अगर आप रियली चैलेंजेज़ आपको पसंद है, तो आप क्यों नहीं सिविल सेवा परीक्षा ट्राई करते हो? क्योंकि वो केवल इंडिया का नहीं, जबकि पूरे विश्व का एक बहुत ही कठिन एग्ज़ामिनेशन है। तो शुरू में मुझे बहुत कम ज्ञा मुझे तो पता ही नहीं था कि सिविल सेवा क्या होता है, आईएएस, आईपीएस क्या होते हैं। मैं एक डॉक्टर बन गया उस परिवार से होकर, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं खुद इसमें बहुत प्राउड फ़ील करता था। लेकिन जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया तो मुझे लगा कि अच्छा, एक और चीज़ है जिसको किया जा सकता है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है और तभी से कॉलेज से ही मेरी एक जागरूकता हुई इसके तरफ। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज से फर्दर उसकी चीज़ें को जानना चालू किया कि आईएएस क्या होते हैं, आईपीएस क्या होते हैं, फॉरेन सर्विस के अधिकारी क्या होते हैं, वो किस तरह की पढ़ाई करते हैं और कैसे वो उनका काम क्या होता है। तो मेरी इस एग्ज़ामिनेशन की तरफ कॉलेज के समय से ही थोड़ा-सा अभिरुचि जागना चालू हुआ। जब ये अभिरुचि जागना चालू हुआ, उसके बाद मैंने पाया कि जो जितने भी ख़ास करके जो सिविल सेवा परीक्षा के अधिकारी हैं, वो तो पूरा एग्ज़ाम ही काफ़ी लंबा है। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, 7-7 पेपर और 2 हिंदी इंग्लिश के पेपर भी थे, तो 9 पेपर, वो भी लिखने वाले पेपर और साथ-साथ जो सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे पास, वो थी कि इंग्लिश, बिकॉज़ उस टाइम जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सारे लोग इंग्लिश में ही तैयारी कर रहे हैं। सारे लोग, मैक्सिमम लोग इंग्लिश में ही परीक्षा देते हैं। तो फिर मैंने अपने आप का आंकलन किया। मैंने पाया कि मेरी तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है क्योंकि बिहार बोर्ड से पढ़ा था। बिहार बोर्ड में 5th क्लास तक तो इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती थी। तो अचानक इतनी बड़ी चैलेंज मेरे सामने हुई क्योंकि जब मैंने सोचा कि थोड़ा देखता हूँ, जानूँ कि एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, तो मैंने मार्केट से द हिंदू पेपर खरीद कर ले आया और जब पढ़ना चालू किया, एक पैराग्राफ के 10 से 20 वर्ड्स थे जिनके मीनिंग ही मुझे नहीं पता थे। तो फिर काफ़ी सोचा कि कैसे तैयारी करूँ? अगर करना है तो क्या अंग्रेजी में करूँ या हिंदी में करूँ? हिंदी में करता तो एक फ़ायदा था क्योंकि हिंदी भाषा से मैं बहुत ही परिचित था। लेकिन मैं सोचा कि जब इसको एज़ अ चैलेंज ले ही रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी वक़्त है क्योंकि एग्ज़ाम तो मैं कॉलेज के बाद ही दे सकता हूँ, तो क्यों ना उसके पहले एक और चैलेंज ले लूँ? क्यों ना इंग्लिश को ही काफ़ी अच्छा कर लूँ? और इस चैलेंज को लेते हुए फिर मैंने क्या किया कि वहाँ के नज़दीक में एक टीचर थे जो एसएससी पढ़ाते थे। मैंने वहाँ जाकर उनके एसएससी के बैच में बैठ
बैठकर पूरे 1 साल इंग्लिश के ग्रामेटिकल नॉलेज, कैसे इंग्लिश में राइटिंग, वर्ड पावर क्या होता है, इन चीज़ों पे काफ़ी लर्न किया, उनको सीखा। और सीखने के बाद जब मैं 1 साल में इंग्लिश का स्टैंडर्ड अपना काफ़ी इम्प्रूव कर लिया, तब मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, अगर बचपन तक हिंदी मीडियम से पढ़े हो, तो लैंग्वेज आपका एक बैरियर बन सकता है। अब तो हिंदी मीडियम से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते हो तो आपके पास समय होता है कॉलेज के टाइम में, आप थोड़ा समय निकाल कर, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता था कॉलेज में, एमबीबीएस की पढ़ाई, साथ-साथ में 1-2 क्लासेस भी लेता था। उसके अलावा मैं 1 घंटे जाकर ट्यूशन लेता था इंग्लिश का, ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूँ और एग्ज़ाम में लिख सकूँ। इसके बाद ये तैयारी जब मैं चालू किया, फिर मैं इंटर्नशिप में था। इंटर्नशिप मेडिकल कॉलेज में होता है, जहाँ पर ये मैंडेटरी होता है कि हर एमबीबीएस ग्रेजुएट को उनका इंटर्न कंप्लीट करना होता है। तो फिर मैं उस टाइम भी डिसाइड करता था कि मैं क्या करूँ? काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि मेडिकल फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मेरे सारे जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो पीजी की तैयारी कर रहे थे। मैं बिहार के एक कॉलेज से था, वहाँ पर आज तक कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं बना था। वहाँ पर सबका इंस्पिरेशन होता था कि आप डॉक्टर बनो, पीजी करो, उसके आगे की पढ़ाई करो, मेडिकल फील्ड में एक्सेल करो, लोग उनको काफ़ी रिस्पेक्ट पे करते थे। तो कई बार मुझे डायलेमा होता था कि मैं सच में लाइक मुझे ये सिविल सर्विसेज़ के फील्ड में आना भी चाहिए या नहीं? प्लस साथ में हमेशा एक डर लगा रहता था कि इतना कम सिलेक्शन रेट है, 0.2%, 0.1%। उस टाइम ऐसी-ऐसी बातें होती थी कि इसमें जो भी जाता है, मैंने आज तक किसी को सेलेक्ट होते नहीं देखा। कई सीनियर, कई डॉक्टर्स ने मेरे से बोला। इतनी चीज़ें होने के बावजूद लेकिन मेरा मन का हमेशा ये रहता था कि मैं मेडिकल से निकल जाऊँगा, क्योंकि मेडिकल ऑब्वियसली बहुत अच्छा फ़ील्ड है, इसमें काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिलता है सेवा करने के लिए। बट साथ-साथ इसके अलावा आपका मन क्या कहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मन हमेशा करता होगा, पेरेंट्स बोलते होंगे, उनके दोस्त बोलते होंगे, ये नहीं वो करो। हमेशा एक लीक पकड़ाते होंगे कि इसी पर चलो, ये सबसे उत्तम मार्ग है। लेकिन कई बार अपना मन करता होगा कि नहीं, ये रास्ता सब तो चलते हैं बट मुझे पसंद नहीं है। मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोई भी रास्ता चलना चाहो, आप चलो। कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग जो बताए, जो समझाए वही एक रास्ता होता है। हज़ारों रास्ते होते हैं, बस ज़रूरत पड़ती है ये कि आप अपने मेंटल कैपेसिटी को यूज़ करो, अपने अंदर के डिटर्मिनेशन को यूज़ करो कि मुझे इस रास्ते पे जाना है। उसके लिए सर्च करो, एक्सप्लोर करो। कई बार आपको धक्के मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विस ही दूँगा, अब मैं एमबीबीएस के फील्ड से बाहर निकल जाऊँगा, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ कि मैं अब दिल्ली में अपनी प्रिपरेशन करूँगा। और जब मैं दिल्ली आया, तो जब इस फील्ड को एक्सप्लोर करने लगा, तो फॉर्च्यूनेटली कुछ मेंटर्स मिले मुझे, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है डॉक्टर शशि शेखर, जो कि अभी एसडीएम है यूपी के। वो भी एक डॉक्टर होते हुए सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, बट उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था और मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। तो वो बोलते हैं कि जब आप डिटरमिन्ड होते हो तो आपके रास्ते खुलने लगते हैं। आपके सामने अगर आर्थिक तंगी हो, आपके सामने अगर मानसिक तंगी हो या किसी भी प्रकार का क्राइसिस हो, गॉड इतना आपको ब्लेस करता है कि आपको रास्ते फर्दर दिखने लगते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि आप में 100% डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप कन्फ्यूज़ नहीं होने चाहिए। अपने गोल के बारे में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो जब मैंने यहाँ आया, उन्होंने काफ़ी मदद किया, उन्होंने काफ़ी मेंटरशिप दिया मुझे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इस प्रकार मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2020 में दिया। अब क्या था कि 2020 में मैं पहला अटेम्प्ट दिया, साथ-साथ पैसों की काफ़ी तंगी थी, तो मैंने यहाँ जेआरशिप जॉइन कर लिया। जेआरशिप मीन्स होता है जूनियर रेजिडेंटशिप, आफ्टर एमबीबीएस एक जॉब होता है, तो मैंने एम्स में जेआरशिप जॉइन किया। अब एम्स का जेआरशिप इतना हेक्टिक होता है, इतना काम होता है, बिकॉज़ पेशेंट लोड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके पास लिटरली बहुत कम टाइम होता है अपने पर्सनल लाइफ के लिए। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि 13-14 घंटे नाइट ड्यूटीज़ होते थे, फिर 2 दिन तक इंसान एकदम से नींद में ही रहता था, ऐसा लगता था कि नींद नहीं पूरा हुआ है। इसके बावजूद अपने पढ़ाई को करना, तो ये काफ़ी कठिन था। तो मैंने फिर क्योंकि मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे सिविल सर्विस करना ही करना है, तो फिर मैंने अपने दिमाग को लगाया कि जब मैं काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना जो लंच मिल रहा है, जब मैं पेशेंट्स को ट्रॉली पे कैरी कर रहा हूँ, वहाँ एक स्टाफ होता है, डॉक्टर्स को अटेंड करना होता है, तो जब अटेंड कर रहा हूँ, तो क्यों ना उस टाइम मोबाइल पे मैं सर्च करूँ, मोबाइल पे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करूँ। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप चाह गए हो,
तो लाइफ में कितना ही इश्यूज हो, कितना ही प्रॉब्लम हो, कितना ही ऑब्स्टेकल हो, आप अपने ब्रेन को यूज करके कोई ना कोई रास्ता अपने लिए निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो पढ़ने के लिए, काम करते वक्त भी। मैंने काम किया, लेकिन ये सब कुछ स्मूथ जा रहा था। सबसे बड़ा क्राइसिस अपीयर हुआ कोविड के टाइम में। तो उस टाइम मेरी ड्यूटी आईसीयू में लगी और 24 घंटे हॉस्पिटल का एक रूम मिलता था हमें, जो कि आईसीयू के जस्ट बगल में होता था। वहीं पर मुझे रहना होता था 24 घंटे। जब भी पेशेंट को नीड हो, पेशेंट की कोई इमरजेंसी हो, तो वहाँ दौड़ कर जाना होता था। तो उसके बाद जितना भी टाइम बचता था शुरू से लेके अंत तक, मैं उस टाइम को यूज़ करता था अपने पढ़ाई के लिए। इसी को बोलते हैं कि जैसे क्राइसिस में भी अपॉर्च्युनिटी होता है। उसके बाद धीरे-धीरे कोविड का क्राइसिस भी थोड़ा स्टेबलाइज़ होने लगा, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ गए, तो पेशेंट लोड्स भी सफदरजंग और एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में कम आने लगे। 2021 तक मैंने कोविड में सेवा प्रदान किया और जब वहाँ से फिर लगा मुझे कि अब ये समय आ चुका है कि मेरी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और अब मुझे सिविल सेवा परीक्षा देने की ज़रूरत है, तो मैंने 2022 में सिविल सेवा परीक्षा दिया। अब जहाँ तक बात है 2022 के सिविल सेवा परीक्षा का, तो मेरे ऑप्शनल पेपर एकदम ही तैयार नहीं थे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी नहीं मिला था 2021 में पूरा हॉस्पिटल का जॉब्स, जीएस को तैयार करना, काफ़ी डेप्थ में तैयार करना, तो जीएस काफ़ी अच्छे तैयार थे। बट मेरा ऑप्शनल पेपर एकदम ही तैयार नहीं था। तो फिर मेरे सामने अगेन एग्ज़ाम सेंटर में भी चैलेंज था कि जिस दिन मैं ऑप्शनल का पेपर लिख रहा था, उस दिन मैंने सोचा कि अब तो ऑप्शनल तैयार है नहीं, तो क्या करूँ? इसको एकदम ही छोड़ दूँ, क्योंकि अब ये अटेम्प्ट जाने दूँ, मेंस होगा नहीं, या 2, 4, 6 घंटे 4 दिन है, उसमें भी अपना दम लगा लूँ। फिर मैंने वापस से अपने कोविड के दिनों को याद किया कि 2 घंटे तो मैं पढ़ता था, जो समय मिलता था। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल के लिए 3 दिन अभी बचे हुए हैं। 3 दिन में जितना हो सके मैं उतना तो करके जाऊँ, और ये मोटिवेशन इतना रहा कि ऑप्शनल के सेकंड पेपर के दिन के पहले जो 2 घंटे होते थे, मैंने उस 2 घंटे में भी अपनी पढ़ाई की। ऑप्शनल के जितने क्वेश्चन्स हो सकते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स, उनको देखा, और जब देखा तो फॉर्च्यूनेटली मैं इतना मार्क्स मुझे मिल गया ऑप्शनल में कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 677 आई और मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में सेवा प्रदान करने का मौका मिला। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अपॉर्च्युनिटी होती है, ये हर जगह होती है। कई बार लोग बोलते हैं ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटी बहुत कम आती है। कोई ज़रूरी नहीं हो कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ा आए एक बार में। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटी को भी जोड़कर इसे काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है। 2-2 घंटा का मेहनत अगर आप 2 साल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और लगभग 700 दिन का मेहनत अगर आप देखो 1400 घंटे होते हैं। 1400 घंटे में तो पूरी सिविल सेवा की तैयारी हो जाए। तो कोई भी टाइम कम नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हो। आपकी ज़िंदगी में अगर सच में किसी चीज़ का महत्व है, किसी भी स्टेज पे हो, तो वो है टाइम। दूसरा है आपका अपॉर्च्युनिटी। जो भी आपको मिले आप उसको ग्रैब करते चलो, ये नहीं देखो कि कौन-सा खराब है, कौन-सा अच्छा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हो चीज़ होता है आपके लाइफ़ में जब आप आगे बढ़ते हो, आपके मेंटर्स, आपके फ्रेंड्स। जब मैं दिल्ली में था, तो मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ यहाँ तक कि मेरे कुछ म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे पेशेंट्स हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया, मोटिवेट किया। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं यहाँ पर जो खुद काम करते हैं, और काम करके कभी भी मुझे मॉनेटरी क्राइसिस होता है तो इतना पैसा उन्होंने दिया कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो जो बोलते हैं ना कि जब आप आगे निकलते हो तो गॉड्स हैज़ प्लान फॉर यू। गॉड्स ऑलरेडी लोग बैठाए हुए हैं आपके लिए। बस आप रास्ते पे आगे बढ़ के तो देखो, खुद वो लोग अपीयर होकर आपका हाथ थामना चालू करेंगे। हमारी गलती ये होती है कि हम चलना ही नहीं चाहते, ये मानकर कि दुनिया साथ ही नहीं देती है। लेकिन ऐसा एकदम नहीं होता। अगर आपका जो भी गोल है, उसको परस्यू करना चाहते हो, तो एक बार बैठ के सोचो, प्लान करो कि मुझे क्या करना होगा, शुरू में इसको इनिशिएट कैसे करना होगा। दिल में हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखो, चाहे कितनी भी बड़ी क्राइसिस आए, मैं इस गोल को परस्यू करते रहूँगा। जब आप रास्ते पे निकलोगे, कई लोग आपको उस रास्ते में आपके दोस्त बनेंगे, आपके मित्र बनेंगे, आपके गाइडर बनेंगे, आपके मोटिवेटर बनेंगे, और वो आपको ढकेल-ढकेल त कर मुकाम तक पहुँचा देंगे। अगर उन्होंने ये भाप लिया कि हाँ, इसमें कुछ करने का दम है, इसमें कुछ करने की मोटिवेशन है। और ये सब चीज़ें मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाने तक काफ़ी इनका रोल रोल रहा। तो मैं इसी मंच से उन सबको भी थैंक यू बोलता हूँ, और मैं अगेन जोश टॉक को भी मुझे मौका देने के लिए
बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे एक मंच प्रोवाइड किया, जहाँ से मैं अपने लाइफ में जो स्ट्रगल्स फेस किया, आज आप लोगों के सामने रख पाया हूँ। क्योंकि अभी तक रिजल्ट के बाद मुझे कोई ऐसा मंच नहीं मिला, जहाँ पर मैं स्पेसिफिकली अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करूँ, गाइडेंस एंड मोटिवेशन के बारे में बात करूँ। इसलिए मैं जोश टॉक को भी एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो एस्पिरेंट्स, क्यों हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSD-IS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।